हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। हर रोज की तरह ही आज भी हमारे जो रिसर्च टीम है उन्होंने लगभग 10 टॉपिक खोज निकाले हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। चलिए तो देखते हैं जो पहला टॉपिक है वो क्या कहता है। जो पहला टॉपिक है वो अबाउट हमारा जो नेचुरल फार्मिंग है या फिर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है उसके बारे में डिस्कस करता है। तो इसी के रिगार्डिंग और भी आर्टिकल न्यूज़पेपर में देखे गए हैं, तो ये सभी जो आर्टिकल है वो इंटीग्रेटेडली इसमें कवर किए गए हैं। ठीक है ना। तो कैसे डिजिटाइजेशन करना है, ओके, क्या क्या फंडामेंटल चेंजेस लाने हैं, तो कैसे टेकल करना है जो क्लाइमेट चेंज है उसका जो रिस्क है, ओके, और कैसे हमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है। तो ये सारे जो आर्टिकल्स है उसी बारे में बात करते हैं। फिर ये भी जो आर्टिकल है उसी बारे में दिया गया है। तो इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी ये आर्टिकल्स है आपको इनको एक इंटीग्रेटेड मैनर में देखना है। ओके। तो क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग क्या होता है, ओके, क्या क्या एग्रीकल्चरल इनोवेशन है वो सभी हमें देखने हैं। तो ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है फ्रॉम जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से, जो हमारा उसमें आपका इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, ओके, फिर साइंस एंड टेक है, फिर जीएस पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से भी हमें देखना है, फिजिकल ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, सोसाइटल पर्सपेक्टिव से। ओके। रेलेवेंस टू एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर कैसे है, ओके, रिवाइटलाइजिंग जो कोऑपरेटिव्स है, कैसे कोऑपरेटिव्स को स्ट्रॉन्ग करके हमारा रूरल रेजिलियंस पाया जा सकता है। और जो भी हमारे पैक्स है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, इसमें कोऑपरेटिव होके रखा है, तो ये क्रेडिट सोसाइटीज होगा। तो पैक्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ओके, तो ये सब हम देख सकते हैं। नाबार्ड का क्या रोल है। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट क्या है एग्रीकल्चर के ऊपर, ओके, वेदर पैटर्न कैसा है, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, नॉर्थ वेस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, ओके, क्या क्या की चैलेंजेस है, जैसे राइजिंग ग्रीन हाउस गैसेस लाइक CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओके, ये कैसे हो रहे हैं बिकॉज ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो ये सभी समझने हैं जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है और जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस है उसमें क्या डिफरेंसेस है और ये कैसे इसको जो पूरा एग्रीकल्चर है उसको इम्पैक्ट कर रहा है। ओके। तो इसके बाद हमें देखना है कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटाइजेशन क्या है। ओके। उसके रिगार्डिंग एग्री जो स्टैक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है वो क्या है, ठीक है ना। फिर टेक्नोलॉजी कैसे अडॉप्ट किया गया है, यूज ऑफ AI, मशीन लर्निंग, ओके। फिर डायरेक्ट सीडेड राइस क्या है। तो ये सभी चीजें हमें समझनी होती है। तो यहाँ पे हम आपको सब कुछ एक ही बार में नहीं समझा सकते, बस यही बताना चाहते हैं कि जो भी टॉपिक है उनको कैसे इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ना है, और ये हमारा जो सिलेबस है जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 उससे कैसे रिलेटेड है। ओके। तो बाकी ये जो भी मुद्दे हैं यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जो रोल ऑफ FPO है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, वो कैसे फंक्शन करते हैं, ओके, उनका क्या रोल होता है। और इसी के साथ बायोफ्यूल का भी आ जाता है, तो इसी के रिगार्डिंग हमें नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसीज क्या क्या है, ओके। फिर साइंस एंड टेक में बायोफ्यूल के बारे में हम और भी जान सकते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, ओके, वो एग्रीकल्चर को कैसे और बूस्ट कर सकता है, ये सभी चीजें हमें देखनी होती है। और फिर क्या क्या चैलेंजेस है वो भी हमें जानने होते हैं। ओके। चलिए आगे देखते हैं। फिर MSP क्या है, ओके, तो ये सभी MSP का क्या इम्पैक्ट है। फिर BT कॉटन क्या है, तो इन सब के लिए हमें क्या है, साइंस एंड टेक भी पढ़ना है और बायोटेक्नोलॉजी उसमें से समझना है। फिर जेंडर एंड कम्युनिटी लेड इनोवेशंस, ओके, ये GS पेपर 1, 2 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जैसे ड्रोन एंड सोलर दीदीज जो स्कीम है वो कैसे एग्रीकल्चर में वुमेन को एम्पावर कर रहा है, ये सभी चीजें देखनी जरूरी हो जाती है। फिर इंटरनेशनल लेवल में हमारा क्या कोलैबोरेशन है, पॉलिसी क्या रिकमेंडेशन है, ओके, तो ये GS2 ऐसे के पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। इसी के साथ हम जो भी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है इंडिया में, ओके, जैसे कि आपका हर्बिसाइड टॉलरेंट राइस कैसे डेवलप किया जा सकता है, ब्लू एमोनिया क्या होता है, ओके, ये सभी चीजें हम जान सकते हैं। आगे है कोलाबोरेशन अक्रॉस सेक्टर्स। तो जितने भी सेक्टर्स है उसमें हमें कोलाबोरेशन करने हैं। जैसे कि जितने स्टेक होल्डर्स है, सेंटर है, स्टेट गवर्नमेंट है, ओके, फूड कंपनीज है, फार्मर्स है, इन्हीं के साथ मिलके एक हमें अच्छा अप्रोच लेना है, ताकि हम हमारा जो एग्रीकल्चर है उसको हम रेजिलियंट, रोबस्ट, ओके, और ग्रोइंग बना सके।
फिर इसमें सारे रेलेवेंस मेंशन किए गए हैं, रेलेवेंस अक्रॉस यूपीएससी पेपर्स की GS1 ज्योग्राफी और सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे रेलेवेंट है, ओके, GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रेलेवेंट है, गवर्नमेंट इसमें कैसे पॉलिसीज बना रही है, ये सभी हमें समझने होते हैं। फिर GS जो 3 है उसमें एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से समझना है, फिर एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से भी समझना है, फिर साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से भी ये सारी चीजें हमें समझनी है और कवर करनी है। आइए देखते हैं ऐसे के पर्सपेक्टिव से ये कैसे इंपॉर्टेंट है। सो टॉपिक्स ऑन क्लाइमेट चेंज, ओके, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। रोल ऑफ इनोवेशन क्या होता है, ओके, पॉलिसी इन एड्रेसिंग एग्रीकल्चरल चैलेंजेस, ये कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट पॉलिसीज, ओके। चलिए देखते हैं। तो ये कंक्लूजन्स में सारे टेक अवेज हमने मेंशन कर दिए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेकिंग ट्रेडिशन, ड्रोन दीदीज एम फॉर द स्काई। तो ये अगेन जो एग्रीकल्चर है उसी सेगमेंट से रिलेटेड है, और इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसको एंश्योर किया गया है थ्रू अ स्कीम कॉल ड्रोन दीदीज, ओके। तो ये भी एग्रीकल्चर रिलेटेड है, लेकिन ये बेसिकली वुमेन्स के पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल लिखा गया है, और ये सभी चीजें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ओके। सो ब्रेकिंग ट्रेडिशन, द राइज ऑफ ड्रोन दीदीज, तो इसमें सारे इंट्रोडक्शन मेंशन किए गए हैं कि ड्रोन दीदी जो स्कीम है वो 2023 में लिया गया है, ओके, और ये कैसे फर्दर डेवलपमेंट इसका हो रहा है, सभी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। तो इसमें की फीचर्स ऑफ द ड्रोन दीदी इनिशिएटिव, तो क्या की फीचर्स है गवर्नमेंट स्कीम से, ये गवर्नमेंट स्कीम कैसे लिया गया, कब लिया गया, ओके, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, ओके। फिर इसका इम्पैक्ट क्या क्या है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे इंश्योर करेगा, ओके, कम्युनिटी के उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे ये जो जेंडर स्टेरियोटाइप्स है उसको कैसे ब्रेक करेगा, तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, कैसे इनकम जनरेशन को ये ऑगमेंट करेगा, ओके। फिर कॉस्ट इफेक्टिव एग्रीकल्चर को कैसे इंश्योर करेगा, तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं, और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। सो उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ड्रोन इन एग्रीकल्चर, ओके, उसका चैलेंजेस क्या क्या है। फिर जेंडर एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन, पॉलिसी सपोर्ट कैसे दिया गया है, ओके, बैरियर्स को कैसे ओवरकम किया जाएगा। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होता है, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स इसके क्या रहेंगे, नैनो फर्टिलाइजर्स को ड्रोन के जरिए कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, ओके, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को कैसे लाया जाएगा, ठीक है ना, ये सभी हम समझ सकते हैं। तो चैलेंजेस एंड दी वे फॉरवर्ड क्या है इस ड्रोन दीदी स्कीम को लेके, कि सोशल रेजिस्टेंस देखा जाता है हमारे सोसाइटी में अगेंस्ट वुमेन, ओके, टेक्नोलॉजी एडाप्टेशन में एक हेजिटेंसी है। फिर पॉलिसी जो भी नीड्स है कि कैसे पॉलिसी हमें लेने हैं, सब्सिडी को इंक्रीज करना है, कैपेसिटी बिल्ड करना है, ओके, कम्युनिटी को एंगेज करना है, ठीक है ना। तो लिंकिंग ड्रोन दीदी अक्रॉस यूपीएससी पेपर, तो यूपीएससी पेपर में जो ड्रोन दीदी स्कीम है, अभी हम क्या करते हैं, जो भी स्कीम होते हैं उसके सिर्फ फीचर्स यही जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमें क्या है, जीएस पेपर 1 सोसाइटी में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस को ये जो स्कीम है वो कैसे इम्पैक्ट करेगा, ठीक है ना, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, ये सभी से ये कैसे रिलेटेड है, इसको और क्या है फर्दर हॉलिस्टिक वे में, ओके, रीडिंग बिटवीन द लाइंस करना है, और इसको इंटर कनेक्ट करना है विद दिस ऑल पेपर्स, ऐसे से कैसे जुड़ा हुआ है ये, ओके, कैसे टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे टॉपिक्स ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ओके, तो ये सभी हमें कनेक्ट करके पढ़ना होता है। तो इसमें सारे कंक्लूजन्स दिए हैं, फिर अगेन इसमें मेंशन किया गया है कि क्या की टेक अवेज फॉर एग्जाम प्रिपरेशन है, ओके, तो हमारा जो भी प्रिपरेशन है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही होता है। तो इसमें हम आपको एक पूरा जिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, एक क्रक्स दे रहे हैं कि जो भी न्यूज़पेपर में आता है वो किस तरह से हमारे जो एग्जाम है उसमें कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, और किस एक अप्रोच से हमें पढ़ना चाहिए, कौन से अप्रोच से पढ़ना चाहिए वो बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो सभी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फर्दर एडमिशन्स के लिए हो, या फिर ये सारी चीजों अगर आपको चाहिए तो ये सभी हम आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, ओके। सो टॉपिक नंबर 3 जो है वो कहता है अबाउट बजट फॉर डिसेंट्रलाइज सोशल सेक्टर स्कीम्स, ओके, तो कैसे डिसेंट्रलाइज तरीके से हमारा जो भी सोशल सेक्टर है उसको कैसे डेवलप किया जाए,
इंक्लूडिंग हमारा स्कूलिंग जो है, हेल्थ फैसिलिटीज है, ओके, जो स्कूलिंग है, हेल्थ फैसिलिटीज है, स्किलिंग सेंटर्स है, वुमेन लेड डेवलपमेंट है, वो कैसे इंश्योर किया जा सकता है, वही चीजें इसमें डिस्कस की गई है। ओके, एक डिसेंट्रलाइज तरीके से। तो इसमें क्या होता है, अभी सारी चीजें हमें समझना जरूरी हो जाता है फ्रॉम जीएस 1 2 3 4 के पर्सपेक्टिव से और ऐसे के पर्सपेक्टिव से। सो जो भी कोर आर्ग्यूमेंट है वो इसमें हमने मेंशन कर दिया है, ठीक है ना। फिर क्या क्या की रिकमेंडेशन है, टेक एनाबल कम्युनिटी एक्शन, ओके, इंटीग्रेटेड स्कूल, स्किल एनहांस्ड कॉलेज एजुकेशन, वुमेन लेड डेवलपमेंट, ओके, ग्रीन ग्रोथ थ्रू कम्युनिटी एक्शन, एक्सेसिबल हेल्थ केयर, एम्पावर्ड लोकल गवर्नेंस, ओके, कैसे लिंक है विद जीएस पेपर्स इंक्लूडिंग यूपीएससी एज वेल एज अदर सब्जेक्ट्स, अदर स्टेट पीसीएस 2, ओके। तो जीएस 2 पेपर के पर्सपेक्टिव से कैसे लिंक है ये, ओके, जीएस 3 से कैसे लिंक है, एसए से कैसे लिंक है, ओके। फिर की टेकअवेज फॉर एग्जाम प्रिपरेशन में हमें समझना है डिसेंट्रलाइजेशन, ओके, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, गवर्नेंस रिफॉर्म, फाइनेंशियल डिवोल्यूशन, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, ओके, कनेक्टिंग टू ब्रॉडर थीम्स लाइक गुड गवर्नेंस, इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें हमें समझ के इस जो जो भी आर्टिकल है उसको समझना है, क्योंकि एक जो भी हमारा आर्टिकल आता है न्यूज़पेपर में उसमें क्या होता है, पूरा निचोड़ दिया जाता है, जो टॉपिक का निचोड़ है, जो सार है वो लिखा जाता है। तो उसको क्या है, हमें समझने के लिए जो भी हमारे फाउंडेशनल लर्निंग है उसको स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम समझ सकते हैं, समझना होगा। ये समझने के लिए सोशल जस्टिस क्या है, ओके, इसके लिए हमें आपका जो जीएस पेपर 2 है उसको प्रिपेयर करना होगा अच्छे से। इसके बाद की टेकअवेज अक्रॉस यूपीएससी पेपर्स, ओके, तो सभी इसमें हमने फिर अच्छी तरह से इसको बना दिया है। तो ये क्या है, एक होलसम अप्रोच है बाय द एक्जिया आईएएस एकेडमी, ओके, कि सिर्फ हमें कुछ चंद किताबें पढ़ के हम ये इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या है, एक होलसम अप्रोच लेना पड़ेगा, पूरा सिलेबस को समझना पड़ेगा, पूरा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी न्यूज़पेपर में दिए गए हैं उसको एज पर सिलेबस वो कैसे लिंक्ड है विथ डिफरेंट पेपर्स, वो हमें समझना जरूरी हो जाता है। तो की टेकअवेज अक्रॉस यूपीएससी पेपर, तो जीएस 1 2 3, ओके, फिर ऐसे के पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है सब कुछ हम समझ सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 4, ओके। तो ये अबाउट क्वांटम कंप्यूटिक्स के बारे में बात करता है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें हमें समझनी है। जो भी क्वांटम कंप्यूटिंग है वो क्लासिकल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर से कैसे डिफरेंट होगा, और ये डिफरेंट सेक्टर्स में जैसे हमारा स्पेस हो गया, डिफेंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ओके, ये सभी फील्ड में कैसे मददगार होगी ये हमें इससे समझना है। तो ये अभी डेवलपिंग स्टेज में है क्वांटम कंप्यूटिक्स, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या है, ओके, गूगल कैसे इस पे वर्क कर रहा है, इसका लिमिटेशंस क्या क्या है, की पैरामीटर्स क्या क्या है, क्यूबिट क्या होता है, ओके, कैसे ये एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। चैलेंजेस इन बिल्डिंग यूजफुल क्वांटम कंप्यूटर, तो कैसे क्या क्या चैलेंजेस है क्वांटम कंप्यूटिंग डेवलप करने में, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है, क्या क्या टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स है, ओके, कितना टाइमलाइन एस्टिमेट किया गया है कि कब तक ये क्वांटम कंप्यूटिंग डेवलप हो सकता है, ओके। चलिए आगे देखते हैं द जर्नी ऑफ कंप्यूटिंग। तो क्या क्या कैसा जर्नी रहा है कंप्यूटिंग का, इसका हिस्टोरिकल प्रोग्रेस क्या रहा है, ओके, इसका क्या कंपैरिजन है विद क्लासिकल कंप्यूटिक्स, ओके, विद सुपर कंप्यूटिक्स। तो ये सभी चीजें समझनी जरूरी हो जाती है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। तो एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, तो क्या 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 एप्लीकेशंस है, कैसे इसको अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है ना। तो क्रिप्टोग्राफी में, ड्रग डिस्कवरी में, ठीक है ना, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका कैसे इस्तेमाल होगा, ये सभी चीजें हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से समझना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं करंट इसका एप्लीकेशन कैसे हो सकता है, ठीक है ना। सो लिमिटेड टू क्वांटम सुप्रीमेसी डेमोन्स्ट्रेशन, तो ये सभी चीजें हमें समझना जरूरी हो जाता है। डिबेट अराउंड टाइमलाइंस, तो कब तक ये डेवलप हो जाएगा, सभी कोई बोल रहा है कि 10 साल तक डेवलप हो जाएगा, कोई बोल रहा है कि इसमें 20 30 साल भी लग सकते हैं, 20 30 या फिर 40 तक डेवलप होगा। तो ये सभी चीजें हमें समझना जरूरी हो जाती है, क्योंकि ये जो टॉपिक है अभी डेवलपिंग स्टेजेस में है, ओके। तो क्या क्या इसमें कोई इसमें ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखता है, कोई स्केप्टिकल व्यू रखता है, ओके। तो इसी
को पढ़ के हमें भी अपना एक व्यू डेवलप करना है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो इसका क्या इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है वो भी हम समझ सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं आगे। लिंकिंग क्वांटम कंप्यूटिंग अक्रॉस यूपीएससी पेपर, तो कैसे रेलेवेंट है फ्रॉम जीएस पेपर 1 की टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसका सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा है, ठीक है ना। उसका जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट कैसे पॉलिसीज ले रही है, कैसे आरएनडी को फंडिंग कर रही है, ओके, पीपीपी मॉडल में कैसे ये डेवलप हो रहा है, ये सभी हम समझ सकते हैं। जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से हम समझ सकते हैं कि ये इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करेगा, ठीक है ना। फिर ऐसे के पर्सपेक्टिव से भी हम इसको समझ सकते हैं कि इसका फ्यूचर कैसा होगा कंप्यूटिंग का। ओके, फिर साइंस एंड सोसाइटी कैसे कैसे साइंस सोसाइटी को मदद करता है, ठीक है ना। तो ये सभी हम समझ सकते हैं। टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए हमें इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, ये सभी हम समझ सकते हैं और हमारे जो ऐसे पेपर है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं। तो चैलेंजेस एंड पॉलिसी रिकमेंडेशंस, ये वही बातें हैं जो यहाँ पे फिर से मेंशन कर दी गई है। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक है अबाउट इंडिया जर्नी सो फार ऑन दी एआई मिलिट्री बैंड वैगन। तो जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो मिलिट्री में कैसे इस्तेमाल हो रहा है, ओके, या फिर उसके क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, वो इस आर्टिकल से हमें समझनी होंगी। तो करेंट स्टेट ऑफ एआई इन डिफेंस कैसा है, क्या प्रोग्रेस हो रहा है, ओके, इंडिया ने क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई है, कैसे इसको इंटीग्रेट किया है, ये सभी समझ सकते हैं। ओके, राजनाथ सिंह जी जो है डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने क्या हाईलाइट किया है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कैसे है, ओके। फिर चैलेंजेस इन एआई एडॉप्शन क्या क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस है, रिसोर्स के क्रंचेस है, तो ये सभी हम समझ सकते हैं। ओके, तो सभी इसमें फिर सब पॉइंट में भी मेंशन किया गया है। और हमारा जो भी मेंस आंसर राइटिंग होता है वो भी हमें ऐसे ही करना होता है, पॉइंट उसके अंदर सब पॉइंट, उसके अंदर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ऐसे लिख के हम अच्छा आंसर बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको फाउंडेशनल लर्निंग लेना बहुत जरूरी है और पैरेलली आपको न्यूज़पेपर से अपने आप को फर्दर ब्रश अप करना है। ओके, क्या क्या पॉलिसी गैप्स है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशनल साइलोस क्या होता है, जैसे इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सभी एक साइलोस में काम करती है, ठीक है ना। उनका जो वर्क एथिक्स है, वर्क कल्चर है, या फिर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है ना, वो सभी क्या है, डिफरेंट है। तो इसको भी कैसे इंटीग्रेट करना है तीनों फोर्सेस को, वो भी एक जरूरी मुद्दा बन जाता है। फिर ओवर रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर यूनिट, ओके, कि इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड करना है जैसे स्पेस सेक्टर में किया गया है, तो ये सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है, ओके, कौन से ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स है, एथिकल कंसर्न्स क्या क्या है, ओके, रिकमेंडेशन फॉर स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, ओके, रोबस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क लेना है, ब्रेकिंग डाउन जो भी हम साइलोज है हमारे फोर्सेस में उसको ब्रेक डाउन करना है, फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना है या फिर कोलैबोरेशन करना है ताकि और इस फील्ड में हम डेवलप कर पाए, इन्वेस्टमेंट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है ना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इंश्योर करना है। तो इसका पाथ फॉरवर्ड क्या होगा, ये सभी इसमें मेंशन कर दिया गया है। ओके, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो ये है टॉपिक नंबर 6। ओके, फॉर्जिंग लीडरशिप विथ इंडिया यूथ पावर। तो ये अबाउट यूथ पावर के बारे में चर्चा कर रहा है क्योंकि 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं। तो कैसे यूथ को हम विकसित भारत के लिए, ओके, रेडी कर सकते हैं, कैसे उनके लीडरशिप से हम भारत को बाय 2047 विकसित भारत बना सकते हैं, उसी बारे में ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, यूथ को एज ए चेंज एजेंट हमें देखना है, उनको डेवलप करना है, ठीक है ना, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो लेना है नेशन बिल्डिंग में, उनका जो क्रिएटिविटी है, एनर्जी है, लीडरशिप पोटेंशियल है, उसको हार्नेस करना है, डेवलप करना है। ओके, और उन्हें उनका जो कंट्रीब्यूशन है उससे हमें एसडीजी के जो गोल्स है बाय 2030 उसको अचीव करना है। प्रमोटिंग लीडरशिप एंड इनोवेशन, ओके, डिजिटली उनको इंक्लूड करना है जो भी रिमोट एरियाज में है, ऐसे नहीं कि खाली सिटीज के जो यूथ है उनको ही इंक्लूड किया जाए। तो ये क्या करेगा, डिसपैरिटी क्रिएट करेगा, इसलिए रिमोट एरियाज को भी हमें क्या करना है, कवर करना है। ओके, रिमोट एरिया के जो यूथ है उनके भी स्किल्स, ओके, उनके इनोवेशन स्किल को डेवलप करना है। क्या क्या की फीचर्स है ऑफ द 2025 नेशनल यूथ फेस्टिवल, ओके, विकसित भारत, यंग लीडरशिप लीडर्स डायलॉग,
ओके, इसका क्या कौन से 4 स्टेजेस है कि विकसित भारत क्विज कंपटीशन करवाया जाना है, ऐसे फिर ब्लॉग राइटिंग्स करने हैं, और ये सभी थीम के ऊपर ये करने हैं, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें हमें समझनी होंगी एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, इवोल्यूशन पैरामीटर्स क्या क्या रहेंगे, तो ये सभी चीजें वर्कशॉप्स बनाने हैं ताकि लीडरशिप, ओके, ये सब डेवलप किया जा सके। कल्चरल प्रोग्राम्स रखने हैं ताकि कल्चर, जो यूथ है उनको हमारे जो कल्चर है उससे लिंक किया जा सके, ताकि वो हमारे जो कल्चर है उसके एसेंस को समझ सके और फ्यूचर में वो उस कल्चर को लेके आगे बढ़ सके, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें इसमें मेंशन की गई हैं, तो हम यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट आपको डिस्कस नहीं करेंगे, तो आपको यही समझाना चाहते हैं कि ये कैसे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सभी चीजें आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस भी हमने बता दिया है, इसमें मेंशन किया हुआ है कि कैसे ये अक्रॉस द यूपीएससी पेपर्स, अक्रॉस ऑल द पेपर्स इंक्लूडिंग GS1 GS2, ओके, कैसे इंपॉर्टेंट है वो आप समझ सकते हैं। और इसी के साथ ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि सिर्फ यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट जो पीसीएस है उनके सिलेबस भी जो है सिमिलर ही है विथ स्टेट पीसीएस। ओके, यूपीएससी का सिलेबस जो है सेम है, जैसे असम का जो एपीएससी है उसके साथ सेम ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक सिंकिंग तरीके से समझ सकते हैं, एक सिंक में इसको समझ सकते हैं। ओके, तो GS1 इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से यूथ, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये क्या है, सभी टॉपिक हमें समझने जरूरी हो जाते हैं। फिर स्वामी विवेकानंद जी का जो पॉलिसी था यूथ को लेके, ओके, जो एक फिलोसॉफी है उसको भी हम अच्छी तरह से इसके साथ अलाइन कर सकते हैं। गवर्नेंस एंड पॉलिसी में कैसा रोल रहेगा ये टॉपिक का, ओके, डिजिटल इंक्लूसिविटी क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से जो जीएस पेपर 3 में है। ओके, सो ये सभी हम समझ सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट के बारे में समझ सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत को इससे लिंक कर सकते हैं। फिर ऐसे में कैसे टॉपिक आ सकते हैं, ओके, जैसे यूथ दी टॉर्च बियरर ऑफ चेंज इन इंडिया, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें हम अच्छी तरह से इसको कनेक्ट करके, लिंक करके एक अच्छा ऐसे भी डेवलप कर सकते हैं। ओके, फिर इसमें चैलेंजेस एंड रिकमेंडेशंस क्या क्या है, क्या क्या चैलेंजेस है, जैसे हमारे सोसाइटी में डिजिटल डिवाइड देखा गया है, अवेयरनेस की कमी है जो लाना है, ठीक है ना, सस्टेनेबिलिटी हमें कम देखने को मिलता है, तो वो सभी चीजें इंश्योर करनी होंगी। क्या क्या रिकमेंडेशंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, पब्लिसिटी कैंपेन करना है, फॉलो अप मैकेनिज्म लेना है, ओके, और बाकी सभी कुछ इसमें सम अप कर दिया गया है इस कंक्लूजन पार्ट में। ओके, तो जो अगला टॉपिक है वो कहता है अबाउट ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ओके, जो कैसे 2024 जो है वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड है, उसी के बारे में ये टॉपिक चर्चा करता है। तो ये हमारे जो प्रीवियस क्लासेस है उसमें भी हमने ये सभी चीजें डिस्कस की है। ओके, तो कैसे क्लाइमेट क्राइसिस देखा गया है, तो कैसे 2024 ग्लोबल टेम्परेचर ब्रीच एंड इट्स इम्प्लीकेशंस क्या क्या है, ठीक है ना, तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। इसके साथ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट क्या है, और रिसेंट में जो COP29 हुआ बाकू में, उसमें क्या मेजर्स लिए गए, वो कैसे, क्यों फेलियर कहा जा रहा है, ये सभी चीजें हम इस आर्टिकल से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी मेंशन किया गया है अबाउट पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, इसके क्या की इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या की फाइंडिंग्स है। ओके, ग्लोबल टेम्परेचर का जो ट्रेंड है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से लेके आज तक वो कैसा रहा है, ये सभी हमें समझ के एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, ताकि हम बेटर आंसर प्रोड्यूस कर सके। सी सरफेस टेम्परेचर कितना बढ़ चुका है, ठीक है ना, रोल ऑफ एल नीनो क्या है वो समझना है। इसी के साथ हमें फिजिकल ज्योग्राफी में एल नीनो क्या है, ला नीना क्या है, ये सभी समझने जरूरी हो जाते हैं। सो राइजिंग टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट हो सकता है एनवायरनमेंट के ऊपर, ओके, इकोसिस्टम को ये कैसे डिसरप्ट कर रहा है, ये सभी समझने जरूरी हो जाते हैं। जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, हीट वेव्स है, साइक्लोन्स है, फ्लड्स है, फॉरेस्ट फायर है, जो अभी रिसेंटली कल ही देखा गया था यूएसए में। इकोनॉमी में कैसे ये इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है ना, ग्लोबल इकोनॉमी को ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, सभी चीजें समझना जरूरी हो जाती है। सोसाइटी में ये हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे हमारा जो क्लाइमेट रेफ्यूजी का एक कॉन्सेप्ट आया है आज के दौर पे, कि लोग
बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं अपने लिविंग के लिए, सस्टेनेंस के लिए, वो समझना जरूरी हो जाता है। तो ये सभी जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके, फिर ग्लोबल रेस्पॉन्सेस क्या है एंड चैलेंजेस क्या है। ओके, COP29 का क्या फाइंडिंग्स रहा है। ओके, तो ये सभी हम समझ सकते हैं। क्लाइमेट फाइनेंसिंग गैप्स को कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, ठीक है ना। एक्सपर्ट्स का क्या इंसाइट्स इसमें रहा है, ये सभी हम समझ सकते हैं। फिर उसके बाद पॉलिसी इम्प्लीकेशंस एंड रिकमेंडेशंस कैसे हैं, ठीक है ना। ग्लोबल लेवल पे क्या एक्शन लिया गया है, तो ये हम जीएस पेपर 2, 3 के पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। कैसे हमें स्ट्रेंथन करना है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को, कैसे हमें ग्रीन क्लाइमेट फंड का क्लाइमेट फंड को और एनहांस करना है और स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके, ठीक है ना। फिर जो एम्बिशियस इमिशन टारगेट्स है उसको कैसे फुलफिल किया जा सकता है। ओके, फॉर इंडियाज क्लाइमेट स्ट्रैटेजी, तो इंडिया का क्या क्लाइमेट स्ट्रैटेजी रहा है वो भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इंडिया कैसे रिन्यूएबल एनर्जी को मीट, जो भी गोल है वो कैसे मीट कर पा रहा है, क्या क्या चैलेंजेस है वो हमें समझना जरूरी हो जाता है। नेशनल सोलर मिशन क्या है, ओके, हमारा हाइड्रोजन पॉलिसी क्या है, एनर्जी इफिशिएंसी को हम कैसे अचीव करना चाह रहे हैं, वो जरूरी हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। कैसे हम अडाप्ट कर रहे हैं, क्लाइमेट फाइनेंसेस को कैसे मोबिलाइज कर रहे हैं, ये सभी चीजें समझना जरूरी हो जाता है। फिर कम्युनिटी एंड ग्रास रूट एक्शन कैसे लिया जा रहा है, वो हम जीएस पेपर 2, 3 के पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। अवेयरनेस एंड एजुकेशन कैसे लाया जा रहा है, क्लाइमेट एजुकेशन क्या है, ओके, उसको कैसे और स्ट्रॉन्ग करना है ताकि क्लाइमेट को हम बचा सके, हमारा जो एनवायरमेंट है उसको हम बचा सके, ठीक है ना। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है, एफॉरेस्टेशन, फिर आपका वाटर को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, क्लीन एनर्जी कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है, क्लाइमेट रेजिलिएंट या फिर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होता है, ठीक है ना। सभी चीजें हम समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम जो भी टॉपिक लेके आ रहे हैं सभी टॉपिक ऑलमोस्ट सिमिलर ग्राउंड में ही है। तो इससे आपको ये भी इंश्योर हो जाता है कि हमारा जो पढ़ाई है उसको इंटीग्रेटेड मैनर में करना है। हमें बहुत ज्यादा पढ़ना है लेकिन उसको कंसोलिडेट करके पढ़ना है, ठीक है ना। आपको ये देख के डरना नहीं है कि इतने सारे चीजें हम कैसे कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक ही टॉपिक का डिफरेंट सेगमेंट में हम देख रहे हैं। ओके, तो जो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसको आप अच्छा से समझ के उसको आप डिफरेंट फील्ड से कनेक्ट कर सकते हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, ओके, या फिर आपके ऑप्शनल पेपर के साथ, ऐसे के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें फिर से मेंशन कर दिया गया है कि रेलेवेंस अक्रॉस यूपीएससी पेपर कैसे ये यूपीएससी के पेपर्स के पर्सपेक्टिव से कैसे रेलेवेंट है, और एज वेल एज स्टेट पीसीएस के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो क्लाइमेट के बारे में तो स्टेट पीसीएस में भी पूछा जाता है, सोसाइटी, अबाउट सोसाइटी। ओके, सो सभी क्या है एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक मैनर में दिया गया है, जीएस पेपर 1, 2, 3। ओके, फिर ऐसे के पर्सपेक्टिव से कैसे रेलेवेंट है, तो ये कंक्लूजन में सब कुछ समाप्त कर दिया गया है। ओके, तो ये जो डिबेट है एक बहुत अच्छा डिबेट अभी चल रहा है, और ये है कि जो भी वर्किंग आवर बढ़ाने को लेकर के है उसके रिगार्डिंग ये दोनों आर्टिकल है। ओके, तो वर्क कल्चर डिबेट इन इंडिया, तो ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एक बहुत ही अच्छा मुद्दा है डिस्कशन के लिए, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। कि नारायण मूर्ति साहब ने कैसे 70 वर्क वीक के बारे में कहा। ओके, एस एन सुब्रमण्य साहब ने कैसे 90 आवर वर्क वीक के बारे में कहा। तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं कि जो वर्क लाइफ, एक एक तरफ हमारा वर्क है एक तरफ हमारा लाइफ है, तो उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ओके, क्या ये वर्क आवर जो है फिजिबल है या नहीं है। ओके, इसमें क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स है, ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। ओके, तो इसका दो पहलू हो जाता है, एक ओल्ड स्कूल है जो ज्यादा वर्क के बारे में कहता है, ठीक है ना, हार्ड वर्क के बारे में कहता है। फिर एक मॉडर्न स्कूल हो जाता है जो कहता है, जो मिलेनियल्स है या फिर जेनजी जनरेशन है, वो क्या, उसका क्या व्यूज है। ओके, कि कैसे वर्क लाइफ बैलेंस करना है, मेंटल वेलबींग पे भी ध्यान देना है। तो ये सारी बातें एक अच्छी हमें पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करेंगी। ओके, जो ओल्ड स्कूल इथोस है प्लस जो मॉडर्न स्कूल है। ओके, तो ये कितना फीजिबल है वो समझना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या प्रोलॉन्ग वर्क करने से हमारा लाइफ में और बेटरमेंट आ सकता है या फिर हमारा लाइफ डिटोरियोरेट हो सकता है, ये सभी चीजें समझना जरूरी हो जाता है। ओके,
तो ये मुझे लगता है कि ये फ्यूचर में एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, रिसेंटली जो एपीएससी का मेंस गया उसमें भी इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, तो फ्लेक्सिबल वर्क स्टाइल, ओके, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, तो आज के टाइम में जो हम कोविड-19 के बाद देखा गया, ठीक है ना, वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो आया है, तो ये सभी चीजें कैसे कंट्राडिक्ट कर रही हैं जो ओल्ड स्कूल है उनके थॉट के साथ। ओके, कॉर्पोरेट लीडरशिप स्टाइल, ओके, जो पुराना अप्रोच है वो है कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच, लेकिन जो अभी रिसेंट का जो स्टाइल है या फिर 21st सेंचुरी का जो स्टाइल है वो है अबाउट इम्पैथी ड्रिवन लीडरशिप। ओके, कैसे इम्पैथी दिखाना है वर्कर के फेवर में। ओके, तो इकोनॉमी एंड सोशल कंसिडरेशन क्या है। ओके, कैसे इकोनॉमिक, हम ज्यादा काम करेंगे तो कितना इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, कम करेंगे तो कितना इकोनॉमिक ग्रोथ में हैम्पर होगा या नहीं होगा, ये सभी चीजें हमें समझना बहुत जरूरी हो जाता है। मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। तो वर्किंग आवर का कम या ज्यादा करने से सोशल फैब्रिक पे हमारा क्या असर पड़ सकता है, ये सभी चीजें समझनी जरूरी हो जाती है। क्योंकि वर्किंग आवर अगर बढ़ गया तो जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो उसमें स्ट्रेन आ सकता है, ठीक है ना, कम्युनिटी का जो बॉन्ड है उसमें स्ट्रेन आ सकता है, क्योंकि लोगों के पास समय ही नहीं होगा क्रिएटिविटी के लिए, सोसाइटी के साथ एडजस्ट होने के लिए, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, फैमिली के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। ओके, तो ये पहलू समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल का वेलबींग बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इंडिविजुअल अगर एक अच्छे पोजीशन में रहेंगे, अच्छे मेंटल पोजीशन में, तभी वो पर्सनल रिलेशनशिप और कम्युनिटी बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए एक क्या है, बैलेंस वर्क लाइफ होना बहुत जरूरी है क्रिएटिविटी को इंश्योर करने के लिए, रेजिलियंस को और सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। तो क्या इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक का हमारे जीएस पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, ओके, कैसे हम एक जनरेशनल डिवाइड देख सकते हैं, तो ये सभी चीजें आप समझ सकते हैं। इम्पैक्ट ऑन फैमिली क्या हो सकता है, सोशल लाइफ क्या हो सकता है, कल्चरल एटीट्यूड्स को कैसे ये इम्पैक्ट कर रहा है, गवर्नेंस इस पे क्या क्या पॉलिसी, गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या पॉलिसी बना रही है, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। लेबर लॉज क्या कहते हैं, वर्क प्लेस पॉलिसीज क्या क्या है, तो ये सभी समझना जरूरी होता है इस टॉपिक के पर्सपेक्टिव से। मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, ओके, जेंडर सेंसिटिविटी, ये सभी हम समझ सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके, के लिए कितना क्या करना जरूरी है, तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। ओके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 क्या है, वो भी इस टॉपिक के रिगार्डिंग हमें समझना जरूरी हो जाता है। ओके, ऐसे के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग मॉडर्न वर्क कल्चर क्या है। ओके, तो ये सभी चीजें हमें समझना जरूरी हो जाता है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। ओके, तो ये कहता है कि हमारा जो 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म है, ओके, उसके पहले हमारा इकोनॉमी, हमारा सोसाइटी कैसे फंक्शन कर रहा था और 1991 के बाद कैसे फंक्शन कर रहा है, तो इसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है। तो इसी से हमें क्या होता है, इसको समझने के लिए हमारा जो पास्ट इकोनॉमिक हिस्ट्री रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। ओके, जैसे पोस्ट 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने सोशलिज्म को अपनाया। ओके, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी लिया, लेकिन हमारा जो टिल्ट था वो सोशलिज्म के तरफ था। 1991 के बाद हमारा जो टिल्ट है वो एलपीजी के तरफ झुकने लगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये सभी चीजों को कनेक्ट करके क्या है, ये आर्टिकल दिया गया है। तो ये सभी पास्ट जो भी हमारे डेवलपमेंट्स है वो हम समझ के इस आर्टिकल को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इसका क्या है, प्री 1991 इंडिया में इकोनॉमिक सिस्टम कैसे था, लाइसेंस राज था, कोटा राज था। ओके, वो कैसे हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, उसमें क्या क्या चैलेंजेस थे। ओके, उस समय हमारा कंजम्पशन पैटर्न कैसा था, वो सभी चीजें हम 1991 के बाद जो रिफॉर्म्स लिए उसके साथ कंपैरेटिव एनालिसिस से समझ सकते हैं। ओके, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आने की वजह से हमने एलपीजी अडॉप्ट किया, ये सभी पूरे पास्ट हिस्ट्री को इसमें निचोड़ के रखा गया है, ठीक है ना। तो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस, 1991 के रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करने के बाद लिबरलाइजेशन आ गया, डीरेगुलेशन किया गया, ठीक है ना। फिर से डिसमेंटलिंग किया गया जो लाइसेंस राज, कोटा राज है उसको। ओके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगे, टेलीकॉम सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर में, ठीक है ना। एफडीआई को ऑटोमेटिक रूट से भी अप्रूवल किया गया, सारे रूट में नहीं, किस बहुत सारे रूट में किए गए,
किसी किसी रूट में अभी भी क्या है, रेस्ट्रिक्शंस है। ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म लिए गए, प्राइवेटाइजेशन किया गया जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, ठीक है ना। बैंकिंग, टेलीकॉम, एविएशन, सभी चीजों में प्राइवेट, सभी सेक्टर्स में प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री दिया गया। ओके, ग्लोबलाइजेशन कैसे इंश्योर किया गया। ओके, हमारा जो इंडिया का मार्केट है कैसे इंटीग्रेट कर दिया गया विद दी वर्ल्ड ट्रेड। ओके, और कैसे हमने WTO ज्वाइन किया, क्या क्या हमारे नेगोशिएशंस रहे, क्या क्या हमारे प्रॉब्लम्स हैं, तो सभी चीजें हमें समझना जरूरी हो जाता है। ओके, तो क्या क्या इम्पैक्ट है, ओके, इस रिफॉर्म के इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट है, जो GS3 के पर्सपेक्टिव से समझना होता है। ओके, कैसे राइज ऑफ मिडिल क्लास हुआ, एंटरप्रेन्योर क्लास का कैसे ग्रोथ हुआ। ओके, फाइनेंशियल सेक्टर में कैसे रिफॉर्म किया गया, तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। जैसे नरसिम्हम कमेटी के क्या रिकमेंडेशंस थे, RBI कैसे अपने आप को चेंज, RBI का जो भी फंक्शनिंग है, रूल्स है, वो कैसे चेंज किया गया, तो ये सभी चीजें हमको समझना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या क्या रहे, एग्रीकल्चर में, सर्विसेज में, मैन्युफैक्चरिंग में, IT में, ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। और फिर इसके क्या क्या चैलेंजेस है या फिर क्या क्रिटिसिज्म है, क्योंकि जो LPG रिफॉर्म है या फिर जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है 1991 का, उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव्स ही है, उसमें बहुत सारे नेगेटिव्स भी देखे गए हैं। तो नेगेटिव्स क्या क्या है, जैसे वाइडनिंग इनइक्वालिटी है। ओके, जॉबलेस ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। ओके, डिपेंडेंस ज्यादा है हमारे इंपोर्ट के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर एक बहुत ही बुरा हमें असर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस देखा गया है रिफॉर्म के अगेंस्ट में, तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। फिर सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न इंडिया क्या है, ओके, कैसे मॉडर्न इंडिया इंश्योर करने में 1991 का रिफॉर्म बहुत हद तक कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो चीजें हम समझ सकते हैं। ओके, और लेसन ले सकते हैं फ्यूचर में कैसा रिफॉर्म करना है, जो भी ड्रॉबैक्स है उसको ठीक करके हम फ्यूचर में और ग्रोथ पा सकते हैं। तो रेलेवेंस अक्रॉस UPSC पेपर, कैसे ये रेलेवेंट है, ओके, GS पेपर 1, 2, 3 ऐसे के पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं जो हमारा आखिरी टॉपिक है आज के क्लास का। तो ये जो हमने कल देखा था उसी का कंटिन्यूएशन है, कि कैसे लॉस एंजलिस में जो आपका वाइल्ड फायर हुआ था, ओके, तो उसके क्या रीजन रहे हैं, तो कल जो हमने डिस्कस किया था उसी का ये कंटिन्यूएशन है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम कंटिन्यूअस न्यूज़पेपर खुद से पढ़ते हैं, फर्स्ट हैंड पढ़ते हैं, तो हम रेगुलरली एक पर्टिकुलर टॉपिक को क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या है, 1000 पेजेस ऑफ करंट अफेयर्स में रिलाई नहीं करना है। तो मैंने पहले भी बोला है कि हम लोग प्रेशर कुकर नहीं है जो इतना प्रेशर लेंगे। ओके, अगर हम डे टू डे न्यूज़पेपर, अगर जो डे टू डे हैपनिंग्स है न्यूज़पेपर से जान ले, तो ये हमें बहुत मदद करेगा एग्जाम एग्जाम वो प्री हो या मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो। ओके, तो ये टॉपिक भी अबाउट उसी के रिगार्डिंग है, तो यही समझाने के लिए ये यहाँ पे दिया गया कि कैसे एक कंटिन्यूएशन में हमें पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक हमें GS पेपर 1, 2, 3 सभी के पर्सपेक्टिव से समझना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।